नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर आप अभी से गर्मी की तपिश से परेशान हैं तो आपको बताएं कि प्रचंड और भीषण गर्मी पड़नी तो अभी बाकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि देश के तमाम राज्यों में अप्रैल से जून के बीच गर्मी अपने उफान पर होगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रचंड गर्मी से निपटने की तैयारियों पर करेंगे बात। बताएंगे कि हीट वेव यानी कि लू से कैसे बचना है। जानेंगे कि लू लगने के क्या संकेत हैं। साथ ही अगर किसी को लू लग गई, गर्मी से अगर कोई उनको परेशानी हुई स्वास्थ्य संबंधी, तो फिर क्या करना है। एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सियासी पारा और गर्मी दोनों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मौसम विभाग ने अप्रैल से जून महीने के दौरान पड़ने वाली भीषण गर्मी में खासकर हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं सरकार ने भी प्रचंड गर्मी के बीच होने वाले चुनाव के दौरान गर्मी से बचने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। खासकर अप्रैल और मई में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर होंगी। चुनाव प्रचार को लेकर सभा और रैलियों के चलते गर्मी से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। जहां तक मौसम विभाग के अलर्ट की बात है, आईएमडी ने साफ किया है कि अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश राज्यों में पारा सामान्य से अधिक रहेगा। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब होगा। यानी इस दौरान पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। जाहिर है, बढ़ती गर्मी के साथ हीट वेव यानी लू का प्रकोप भी होगा। दरअसल मैदानी इलाकों में पारा जब 40 और पहाड़ी इलाकों में 30 पार कर जाए तो यही हीट वेव की स्थिति होती है। वहीं जब पारा सामान्य तापमान से 60 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बढ़ जाए तो एक गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। जब मैदानी इलाके में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ता है। पिछले साल की बात करें तो देश के 20 राज्यों में हीट वेव के चलते करीब 200 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 2013 से 2022 के आंकड़े उठाए तो इस दौरान लू से 5,541 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2003 से 2012 के बीच हीट वेव के चलते 4,134 मौतें दर्ज की गई थी। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। ऐसे में हीट वेव से बचने के उपायों को समझना होगा। गर्मियों के दौरान जब भी घर से बाहर निकले, चेहरे और सिर को ढककर निकलें, पर्याप्त पानी पिए, बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें। दिन में बाहर निकलते हैं तो छाता और पानी हमेशा साथ रखें। खान पान में आम पन्ना, नींबू पानी, टमाटर, तरबूज, खीरा, ककड़ी का खूब सेवन करें। लू लगने के लक्षणों की बात करें तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये 102 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कुछ मामलों में व्यक्ति बेहोश या बेसुध हो जाता है। तेज बुखार के साथ उल्टी और तेज सिर दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में अगर किसी को लू लग गई है तो व्यक्ति को तत्काल डॉक्टर के पास ले जाएं। इस क्रम में उसे ठंडे स्थान पर ले जाएं। शरीर से अतिरिक्त कपड़े हटा दें। व्यक्ति के शरीर को ठंडा करने के लिए गीले तौलिए का उपयोग करें। वहीं मरीज की गर्दन, बगल और कमर के क्षेत्र में आइस पैक या कोल्ड कंप्रेस लगाएं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे लू के शिकार व्यक्ति को फौरी राहत मिलेगी। फिलहाल तो गर्मी से बच के ही रहे और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। जीपी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका भी हमारे शो पर। मैं सबसे पहले शर्मा सर आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। जो मौसम विभाग ने भी अनुमान जारी किया है, आप लोगों का अनुमान क्या है सर? ये कितनी प्रचंड गर्मी रह सकती है और क्या इस बार की गर्मी आपको अनयूजुअल तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी सर? दीपक, वैसे तो देखिए, अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने, उत्तर भारत की बात करें तो जून का महीना भी उसमें आता है। केवल दक्षिण भारत को छोड़ दें क्योंकि वहाँ मानसून के आने की तैयारी हो जाती है या आ जाता है, इसलिए वहाँ कम हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत के लिए और मध्य भारत के लिए लगभग 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, ये तीनों तापमान के बढ़ते हुए जो हमें स्तर मिलते हैं वो इन 3 महीनों में ही मिलते हैं। और मई अप्रैल से ज़्यादा गर्म और जून जो है वो मई से भी ज़्यादा गर्म, ऐसा हमें देखने को मिलता है। इस बार मैं तो कहूँगा कि अभी तो थोड़ा इसका प्रकोप बहुत कम रहा है,
नहीं तो कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि मार्च के महीने में भी उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में, गुजरात में हमें सामान्य से काफी तापमान बढ़े हुए मिलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, केवल केवल हाँ, दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के, जिनमें कि तापमान लगातार 41-42 डिग्री तक बना हुआ है। कर्नूल, अनंतपुर, नांदयाल, कुडप्पा, ये वाले क्षेत्र, हाँ, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के भी। लेकिन क्योंकि मार्च का महीना तो ट्रांजिशन मंथ, एक बदलाव का महीना गिना जाता है, तो अब तो हम अप्रैल में आ गए हैं और अब गर्मी की बेकायदा बिल्कुल तैयारी है, होनी चाहिए। और जैसी परिस्थितियां हैं, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, हम बार बार जैसे कहते हैं, कभी अल नीनो का जिक्र होता है, कभी ला नीना का जिक्र होता है। और अभी तक तो जो, क्योंकि अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और उसके चलते ऐसा बहुत स्वाभाविक है कि तापमान सामान्य से ज्यादा रहेंगे। तापमान सामान्य से ज्यादा होने का, अगर सामान्य से लगभग 2 डिग्री भी तापमान ज्यादा हो तो उस स्टेज पे वो बहुत मायने रखता है। तापमान 40 डिग्री से जब बढ़ जाता है, जैसे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, 40 डिग्री कम से कम तापमान होना चाहिए मैदानी भागों के लिए, जबकि हीट वेव की स्थिति की घोषणा की जाती है। इसी तरह तटवर्ती भागों में भी लगभग 37 डिग्री जब पहुंचता है तब, और पहाड़ी क्षेत्रों में तब जब तापमान 30 डिग्री। और जैसा आपने पूछा, तो आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है, और मैं तो कहूँगा लगभग 10 दिन का समय और दे दीजिए, ओके। उसके बाद से तापमान एक साथ बहुत बढ़ेंगे। और विशेषकर देश के मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग, जिसमें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और देश के जो दक्षिणी भीतरी भाग हैं, जिसमें कर्नाटक समेत रायलसीमा क्षेत्र और इवन तमिलनाडु के जो भीतरी भाग हैं, उनमें हमें भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेंगे, जो कि बिल्कुल हीट वेव के डिक्लेरेशन जो होती है, जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से वो रहने वाले हैं। ऑलराइट सर, जी। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बयां करता है ये पूरा का जो अनुमान है, पूरा का पूरा आपका गर्मी को लेकर, कि हमें तैयारियां अभी से करनी होंगी। इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता, आपका भी हमारे शो पर। लेकिन मैं डॉक्टर मनोज सर आपके पास आना चाहूँगा, और जो लीथल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इंडिया में, ख़ास तौर से हीट वेव्स का, लैंडसेट की एक स्टडी थी 2000 से लेकर 2004 और फिर 2017 से लेकर 2021, ये 2 पैच 4-4 साल के इन्होंने कंपेयर किया और उसकी स्टडी करी। पाया यह गया कि देयर वाज अ 55% राइज इन डेथ्स ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन इंडिया। ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है सर। आप कैसे एसेस करेंगे इस पूरे डेंजर को और उसके सापेक्ष हमारी तैयारियों को? देखिए दीपक जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, और जिस तरीके से अभी बात हो रही थी एल नीनो की, और जो भी क्लाइमेट पैटर्न है पैसिफिक में, उतना ज़्यादा डिटेल्स में, बट उसके जो हीट वेव की जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे मेटा एनालिसिस आए थे लैंसेट में एक मेटा एनालिसिस था, उसमें 282 स्टडीज़ को उन्होंने पूल किया और उससे जो डेटा निकाला, तो उसमें उन्होंने ओवरऑल ये देखा कि 15% इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टिलिटी में होती है। ये तो उनका जो था डेटा, ये तमाम क्षेत्रों से था, कुछ यूरोप से था, ट्रॉपिकल कंट्रीज से था। जो आपने इंडियन डेटा बताया, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते हैं, लू से इस राज्य में इतने लोगों की मौत हो गई, तो निश्चित तौर पे इसका इम्पैक्ट जो है भारत पे ज़्यादा होता है। और देखिए, खास करके जो स्टडीज़ की गई या जो रिज़ल्ट आया, उसमें ये देखा गया कि 65 ईयर्स के बाद और बच्चों में 4 साल से कम उम्र में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप हीट वेव्स होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो इतना अच्छा इन लोगों में हो नहीं पाता है एल्डरली में। खास करके देखिए, जब आपके सरफेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हीट को निकालने के लिए, स्वेटिंग के लिए, एक तो स्वेट का जो रिस्पॉन्स है वो भी एल्डरली में कम होता है। दूसरी चीज़ की जो
कॉर्नरी सप्लाई है, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, चूँकि पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन या जो नसें जो है बाहर की जो फैल जाती है उसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें जो है वो कम हो जाता है ब्लड सप्लाई। और इससे सबसे ज़्यादा खतरा, देखिए स्ट्रोक का खतरा करीब करीब 4% बढ़ जाता है। इसी तरह से हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट अटैक जो है गर्मियों में बढ़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए तो आपका जो है ब्लड थिक हो गया, विस्कस हो गया, चिपचिपा हो गया। दूसरी चीज़ कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, आपको कूलिंग के लिए जो हार्ट की जो को मेहनत करना पड़ता है, जितना फंक्शन करना पड़ता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी देखा गया है कि बहुत हीट के टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बहुत तरह की एरिथमिया, जो हार्ट की जो गति अनियंत्रित होती है, ये भी बहुत बढ़ जाते हैं जब ये हीट वेव्स का टाइम आता है। तो निश्चित तौर पे इसके हेल्थ हैज़ार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। खास करके आप अर्बन एरिया में देखिएगा कि अर्बन एरिया में जो अर्बन हीट आइसलैंड्स बोलते हैं, चूँकि इतने सारे ग्रीनरीज वगैरह नहीं होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, बट सिमिलर इफेक्ट्स गाँव में भी होता है। वहाँ पानी का संकट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हेल्थ हैज़ार्ड क्रिएट करता है हीट वेव्स जो आते हैं। और इसमें तमाम वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट और किडनी प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पे अल्डरली पॉपुलेशन को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया कि आप अपने टाइम को ऐसा फिक्स करें कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, धूप होती है, लू चलती है, उस समय घर से बाहर ना निकलें। जितना हो अपने आप को हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं। और मुझे लगता है कि अल्कोहल ये बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग एक एजेंट होता है, इसको इस दौरान बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, तो ये है वो सलाह जो आपको गर्मी अभी शुरुआत हो रही है और ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती ही रहेगी। इसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, इस बात की जानकारी आपको मिल रही है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और ख़ास तौर से बच्चों को लेकर माँ बाप कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि ये सामान्य कोई लक्षण है, उनके सर्दी जुकाम हो गया है उनको, या उनको लू लग गई है, उनको हीट वेव की चपेट में वो आ गए। तो क्या वो लक्षण है जो हम समझें कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जो माँ बाप को जानकारी के लिए ज़रूरी चाहिए वो बातें सर? बिल्कुल, बच्चे नॉर्मली भी वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ उनका जो सरफेस एरिया बॉडी का होता है वो ज़्यादा होता है। उस वजह से जो डिहाइड्रेशन है, जो हीट इवैपोरेशन है, वो ज़्यादा होता है। इसलिए उनमें सिम्पटम्स जल्दी आते हैं और कभी-कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब नॉर्मल एक नज़र रखनी चाहिए कि कोई ऐसा सिम्पटम तो नहीं है जो हीट वेव की तरफ है, हीट स्ट्रोक की तरफ है, हीट क्रैम्प्स की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मली जो बच्चों में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बुखार आ रहा है और 102 डिग्री से कम हो रहा है, साथ में कोई चक्कर आ रहे हैं, बच्चा घबरा रहा है, बच्चे को जो स्वेटिंग हो रही है, स्वेलिंग आ रही है कहीं पैरों पे या हाथों पैरों पे, तो ये हीट क्रैम्प्स के सिम्पटम्स हो सकते हैं। या बॉडी एक बता रहा है, मसल एक बता रहा है, पेट में दर्द बता रहा है। कभी-कभी इसकी जो सीवियर फॉर्म में होती है इसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन, जिसमें क्या होता है बच्चे को फटीग बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, डिजीनेस होना, हेडेक होना, जी मिचलाना, उल्टी, मसल में पेन होना, दर्द होना और स्वेटिंग होना। तो ये हीट सेकंड स्टेज है। और जो एक सीरियस स्टेज जिसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक बोलते हैं, वो कभी-कभी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मतलब कभी-कभी सीरियस कंडीशन हो सकती है, तो बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है, सीजर्स पड़ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, कभी-कभी डिलीरियम में कन्फ्यूजन की जैसी स्टेजेस आ सकती हैं। और जो बुखार है वो बहुत हाई डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये सीक्वेंस वाइज़ सिम्पटम्स है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बच्चा जो घर में है आपका, अगर वो उसमें कुछ नॉर्मल जो उसके जो दिनचर्या है उसमें कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं कि बच्चा कमज़ोर लग रहा है, सुस्त लग रहा है, बच्चा घबराहट लग रही है, खा पी नहीं रहा है, या आप ऐसी कोई हिस्ट्री कि बच्चे को आप बाहर ले गए, पीक आवर्स में धूप थी बहुत तेज़, उसमें जाके बच्चे को स्वेटिंग हुई है और इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो दीज़ आर डेंजरस सिम्पटम। इस केस में आपको तुरंत बच्चे को एक तो नॉर्मल जो कूल वाला एरिया है उसमें ले जाना है, मतलब इस जो हीट को उससे बचाना है, साथ में कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है या नहलवाना है नॉर्मल टैप वाटर से, वो करना है, पानी खूब पिलाना है, ओआरएस देना है, ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब एडवाइजरी में बोलते हैं। इसके अलावा जो भी उसकी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें फीवर है तो फीवर की दवाई दिलवानी है, और अगर ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं कुछ समय तक तो तुरंत ही हमें डॉक्टर को दिखाना है। बेहतर ये रहता है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि हीट स्ट्रोक है, हीट की जो वेव्स हैं उससे बच्चा कैसे बचा रहे। अगर उस पे हम ध्यान देंगे माता बहनें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी। उसमें यही है कि बच्चे को कोशिश करें कि जो 10 से लेके 4 बजे 3 बजे की धूप होती है उसमें बाहर लेके ना जाएँ।
अगर बाहर जाना ही पड़ता है तो बच्चे को कवर करके रखें, हैट या अम्ब्रेला के अंदर रखें। बच्चे को जो कपड़े पहनाने हैं आपको, वो सूती पहनाएँ, हवादार हों, लाइट कलर्ड हों, जिससे एयर वेंटिलेशन अच्छा हो। और अगर आप जा रहे हैं बाहर तो ब्रेक में जाएँ, ब्रेक कर के जाएँ। और बाहर जाते समय हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। मतलब पानी है, ओआरएस है, छाछ है, लस्सी है, बिल्कुल नारियल सर। पानी है, नींबू पानी है, इसका खूब सारा सेवन कराते रहें, जिससे पानी की कमी उसके अंदर ना हो। जी। एब्सोल्युटली, ये आपने बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ और ब्रेक के उस पार हम अपने तीनों एक्सपर्ट से समझने की कोशिश ये करेंगे कि क्या हीट को एज अ पब्लिक इशू क्या हम वो महत्ता दे पाए हैं जो उसको मिलनी चाहिए। एक पब्लिक हेल्थ इशू क्या हीट या हीट वेव बन पाया है। हम बीते कई सालों के डेटा देखते हैं और विमर्श देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता नहीं कि ये आम आदमी की अवेयरनेस का हिस्सा है, लेकिन अब ये समय इसलिए आ चुका है क्योंकि डेथ्स और इसके हैजार्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ, फौरन हाजिर होते हैं तीनों मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इस बार प्रचंड तापमान रह सकता है, पारा 40 के पार जा सकता है, इसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी और उसके संभावित या आशंकित खतरों के बारे में बहुत ही खास मेहमानों के साथ। शर्मा सर, मैं क्योंकि वल्नरेबिलिटी और इम्पैक्ट की बात कर रहा था, आपका अनुभव क्या कहता है सर? हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में हम कहाँ हैं? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का इम्पैक्ट भारत पर एडवर्सली लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा CVI HI शायद ये आम विमर्श का हिस्सा है ही नहीं। फिर हम पॉलिसी बनाने की बात करते हैं तो ठीक है, कुछ खास जो विभाग हैं ऐसा लगता है कि गर्मी और तापमान सिर्फ उन्हीं तक महदूद है, आम विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया। एक आम आदमी गर्मी के बारे में बात करे, उससे होने वाली मौतों के बारे में बात करे, लू के बारे में और ह्यूमन हेल्थ पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में बात करें, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया सर। क्या आपका इस पर असेसमेंट है और क्या किया जाना चाहिए? जी दीपक, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हम दिल्ली की ही बात करें तो अब पिछले 15 साल की बात करें, तापमान 40 तो छोड़िए, लगभग 5-6 बार तापमान अप्रैल के महीने में 43 डिग्री क्रॉस किया है। माय गॉड। अगर 42 डिग्री की बात करें, वो तो लगभग 9 बार क्रॉस किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तापमान पिछले दिनों के मुकाबले पिछले कुछ सालों की बात करें तो हर साल 2009 के बाद दिल्ली का तापमान अप्रैल के महीने में 40 डिग्री पार किया है। इस बार तो अभी तक ठीक है, एक्चुअली हमारा तापमान अभी बढ़ा नहीं है। आजकल के भी तापमान की बात करें तो 35 डिग्री से भी कम है, कल तो 32 डिग्री था। तो मैंने वही कहा कि अभी तो हमें लू का प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा, गर्मी बहुत कम है उत्तर भारत में। मध्य भारत में है, दक्षिण भारत में है, लेकिन उत्तर भारत में शायद उतनी गर्मी ना हो जितनी कि बाकी क्षेत्रों में है। गुजरात में होगी, महाराष्ट्र में होगी। अब आपने कहा कि क्योंकि जब इतनी गर्मी है तो वल्नरेबल कौन है? देखिए, आप और हम तो शायद अपने घर से गाड़ी में बैठ के ऑफिस भी चले जाएं, ऑफिस में भी कुछ उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक जो आम इंसान है, जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जो एक्सपोज करता है अपने आप को उन तापमान के लिए, उनके लिए मेरे ख्याल में कोई विकल्प बचता नहीं है और उनको वो एक्टिविटीज के दौरान अपने आप को बाहर भी रहना पड़ता है, दिनचर्या के समय अपना उसको एक्सपोज भी करना पड़ता है। और एक बात और, जो ये हम तापमान की बात करते हैं कि 42 है या 43 है, ये सभी तापमान एक शेडेड ऑब्जर्वेटरी जो एनक्लोजर होता है उसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। इसलिए आप ऐसा लेके चलें कि आम खुले में और टारमैक या सड़क के ऊपर तापमान, ये जितने भी हम तापमान का जिक्र कर रहे हैं उसमें आप 4 डिग्री और ऐड कर लीजिए। माय गॉड, माय तो गॉड। जैसे मैं तो एयरफोर्स से मेरा संबंध रहा है, तो हम तो टारमैक का तापमान, जब जहाज उड़ता है उसका तापमान तो हम लगभग जैसे ही तापमान 38 डिग्री पहुंचता है उसको बंद कर दे, क्योंकि टारमैक का तापमान तो उस पर 5 डिग्री और ऐड कर लीजिए। माय गॉड। इसलिए हमें ये जरूर रखना चाहिए कि चाहे आंकड़े आपके 37-38 के हिसाब से ही हों, लेकिन आप
सतर्क रहें ये कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, और ये इसलिए बताना जरूरी था लोगों को क्योंकि 40-42 न्यू नॉर्मल हो गया है। ये हेडलाइंस में इतना ज्यादा आया है कि अब हर साल लोगों को लगता है कि यार 40-42 ओ फाइन, इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ, क्लाइमेट चेंज। बट जो सर कह रहे हैं कि उसमें 4-5 एक्स्ट्रा, और फिर उसको आप एसेस कीजिए, एक सामान्य आदमी अपने ही शरीर पर एसेस करके देखिए ना कि आप 47-48 डिग्री का तापमान झेलने के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, तो क्या स्थिति होगी ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनोज, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल ख़ास तौर से जो ऑफिस गोअर्स हैं, जैसा कि सर ने बताया अभी, शर्मा सर ने, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या उनको ध्यान में रखना है सर? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो हीट वेव या जो हीट स्ट्रोक है उसके लिए मतलब पब्लिक में जागरूकता नहीं है, या हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते। मुझे लगता है कि इसमें हमारा भी कुछ फॉल्ट है कि हम उसको ज़्यादा ढंग से मेडिकली हम लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और ये कहिए कि एक तरह से नेग्लेक्टेड हेल्थ इशूज़ बनता है। जब बहुत गर्मी होती है, लू लगता है, तभी हमारा ध्यान जाता है इस विषय पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो मैं दर्शकों को बता दूं, खास करके जैसे एक बात मैंने जिक्र किया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र है, उसमें होम्योस्टैसिस या जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे आप अपना बॉडी हीट कंट्रोल कर सकते हैं वो इम्पेयर्ड रहता है। इसी तरीके से बहुत सारी कॉमन दवाइयाँ लोग यूज़ करते हैं, जैसे डायरेटिक्स, मतलब पेशाब की गोली खाते हैं लोग जिनका सांस फूलता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर्स की कई दवाइयाँ होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह होती हैं। इसी तरह से एक बहुत कॉमन एसी इनिबिटर्स, जिस तरह से आप साटन ग्रुप की दवा खाते हैं या रैमीप्रिल खाते हैं, इस तरह की दवाइयाँ जो खाते हैं वो और ज़्यादा इस तरह की जो आपकी हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको अफेक्ट करती है। तो जो लोग इस तरह की दवाइयों पे हैं, खास करके जो अल्डरली पेशेंट्स होते हैं 50-60 के बाद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बहुत होता है। डायबिटीज़ उनकी ऑस्मोटिक डायलिसिस होती है उनकी, इसलिए कि शुगर बढ़ता है तो उनको पेशाब ज़्यादा, तो वैसे ही डिहाइड्रेटेड होते हैं। तो इन तमाम लोगों को अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें मुझे लगता है कि एक टाइम प्रायोरिटीज़ पे टाइम फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रूटीन का, कि आप काम करें, आप काम को मना नहीं कर सकते हैं, वो आपका लाइवलीहुड है। तो मुझे लगता है कि जो 11 से जो 3 के जो समय है, जो सबसे ज़्यादा हीट होता है उस समय, और उस समय लू की संभावना ज़्यादा रहती है, उस समय की जगह पे अर्ली मॉर्निंग वर्क करें, शाम को वर्क करें, लेट नाइट वर्क करें, लेकिन ये वाला पीरियड जो है उसमें घर से बाहर जाने से बचें। जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ आप पानी ज़रूर रखें, कुछ नहीं तो एक पानी नींबू रखें अपने पास, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट आपका बैलेंस करेगा। नमक का घोल जो कहते हैं कि देने से आपका सोडियम वगैरह का लेवल भी ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें, और ख़ास करके अगर आप दवाई खाते हैं इस तरह की, जैसे पेशाब की गोली खा रहे हैं, डायरेटिक्स, जिससे आपका वाटर बॉडी से बाहर निकलता, तो ऐसे लोगों को तो मैं मना करूंगा कि आप डे टाइम में जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम करें। खास करके युवक जो हैं उनको लगता है कि उनको कोई, वो फिजिकली फिट है, वो एग्जर्ट कर सकते हैं धूप में, उनको भी खतरा डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको भी अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जहाँ भी हो आप अपने शेड में चले जाएं। कभी अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत एक कोई कूल प्लेस पे बैठ जाएं, पानी से अपना चेहरा धो लें, कुछ रुमाल या गमछा रखें जिसको गीला करके आप सर पे लपेट लें। बहुत लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, उसके अंदर कोई गीला कपड़ा रख लें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके आप हीट को मैनेज कर सकते हैं। और थैंक्स सर, वो आपने कहा जैसे अभी। यस सर, एंड थैंक यू सर, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो लोग ऑलरेडी दवाओं पे हैं, और हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के कितने पेशेंट उभर कर आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो लोग दवाइयाँ भी लेना शुरू कर चुके हैं। लेकिन वो लोग कितने वनरेबल जोन में हैं, ये आपको हाईलाइट करके डॉक्टर मनोज ने बताया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मैं डॉक्टर गुप्ता, बच्चों के लिए सर 11 से 3 का समय जो डॉक्टर मनोज ने भी बताया, शर्मा सर ने भी बताया, बच्चों के लिए क्या ध्यान में रखना है सर? नहीं, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बच्चे इस समय स्कूल के स्टार्ट हो गए हैं, बीच में समर ब्रेक आएगा तो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे पार्टिसिपेट करें, बिकॉज उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो ये अप्रैल मई जून 3 महीने ऐसे हैं, पीक है, इसमें हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्ट और हीट वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा कम करें, क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं। डॉक्टर गुप्ता, सॉरी मैं टोक रहा हूं आपको, क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं, और
बच्चों को इधर उधर ले जाना भी होता है छुट्टियों में, तो उनके लिए खास तौर से जो जो हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं? बेसिकली तो हर सोसाइटी में जैसे मान लीजिए क्लब हाउस होते हैं, तो इंडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशन है या कूलर है, वेंटिलेशन जहाँ पे अच्छा है, ठंडे जहाँ पे है। क्योंकि बाहर जितना भी डायरेक्ट हीट में जाएंगे तो हीट क्रैम्प्स है, हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड करें। पहली बात तो प्रिवेंशन है। दूसरी बात है, बच्चों को नॉर्मली भी पानी पिलाते रहते हैं। इस टाइम में पानी ज़्यादा पिलाना है, खासकर जैसे ओआरएस है, दाल का पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, जी ये सर। सब ज़्यादा दें। इससे उनका यस। डिहाइड्रेशन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यानी अगर कि कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं, जैसे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, कंफ्यूजन बच्चा हो रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा आपका कुछ खा पी नहीं रहा है, या बच्चों को कोई अच्छे ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो नॉर्मल से अलग हैं, तो ऐसे केस में तुरंत अपने नियर बाई पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से यानी संपर्क कि जरूर करें। बिल्कुल, यानी कि लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और जो प्रिवेंशन के लिए जो आपको तरीके बताए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और ख़ास तौर से ये जो टेम्परेचर, इसको न्यू नॉर्मल या एक नॉर्मल लाइफ समझना छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे आपके शरीर के भीतर क्या कर रहा है ये आपको भी नहीं पता। इसलिए प्लीज़, हम तो सरकारों से भी कहेंगे, पॉलिसी मेकर्स से भी कहेंगे और इंडिविजुअल से भी कहेंगे, हर कोई गर्मी को, हीट वेव को हल्के में कोई ना ले। इसके लिए तैयारियां अपने अपने स्तर पर हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मनोज सर, शर्मा सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।